हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम दोपहर का भोजन जो एक कहानी है अमरकांत द्वारा लिखी गई है, जो 13 इकाई में आपको दी गई है। तो हम दोपहर का भोजन अमरकांत का द्वारा लिखी गई कहानी का आज पूरा जो है चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम अमरकांत जी का जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद दोपहर का भोजन की जो कहानी है ये पूरी कहानी पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में इसमें जो है इसके हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ जो है कवर करेंगे। तो आप एक ही वीडियो में जो है पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम अमरकांत जी का जो है जीवन परिचय देखेंगे। तो इनका नाम जो है अमरकांत है, लेकिन इनका बचपन का मतलब मूल नाम जो है वो है श्री राम वर्मा है। इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था और इनके पिता का नाम जो है वो है सीताराम वर्मा है और माता का जो नाम है अनंती देवी है। आइए आगे देखते हैं। इनकी जो पत्नी का नाम है वो है गिरिजा देवी है। इनके 2 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम जो है अरुणवर्धन है और दूसरे पुत्र का नाम जो है अरविंद है। और इनकी जो पुत्री का नाम है वो है संध्या है। इनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 को हो गई है। आइए, तो अब इनके सम्मान हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम इनकी कुछ उपन्यास देख लें। इनका जो उपन्यास है सूखा पत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद है सुखजीवी, ये भी महत्वपूर्ण है। ग्राम सेविका ये भी है। कंटीली राह के फूल ये भी बहुत महत्वपूर्ण इनके जो है उपन्यास है। आकाश पक्षी, काले उजले दिन, बीच की दीवार, सुन्नर पांडे की पतोह, इन्हीं हथियारों के लहरे जो है ये लघु उपन्यास है। आइए कुछ कहानी संग्रह देखते हैं। तो कहानी संग्रह में इनकी जो है जिंदगी और जोक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इनकी कहानी है। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन। कुछ अन्य कहानी है जैसे कुहासा, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी कुहासा भी है। कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, संपूर्ण कहानियां, ये 2 खंडों में बनी है। और लास्ट में इनकी जो कहानी है वो है जांच और बच्चे। तो ये इनकी क्या है प्रमुख प्रमुख जो है कहानी हमने देख ली है। अब आइए बिना देरी की हम देखते हैं। अगला हमारा है कुछ प्रौढ़ और बाल इनके साहित्य। तो बाल साहित्य में इन्होंने जो लिखा है वो है मुंगरी, दोस्ती, 2 हिम्मती बच्चे, बाबू का सपना। तो ये इनकी जो है बाल साहित्य हो गए। अब इनका संस्मरण देख लेते हैं। इनका जो संस्मरण है वो है कुछ यादें कुछ बातें, जो इनका है संस्मरण है। आइए हम देखते हैं। अब प्रतिनिधि संस्मरण जो है वो है लेखक की दोस्ती। अब महादेवी वर्मा का जो इन्होंने लिखा है वो है वह आखिरी मुलाकात। और जगन जो जनता के कवि जो है नागार्जुन के लिए इन्होंने लिखा है क्या है इलाहाबाद में रेणु। रविंद्र का इन्होंने लिखा है हंसना ही जीवन है। मोहन राकेश का इन्होंने लिखा है श्रेष्ठ रचनाकार और जोरदार ठहाके। और कमलेश्वर का इन्होंने लिखा है समांतर आंदोलन के बेदीन। ठीक है, तो जे इनकी क्या है प्रतिनिधि जो है संस्मरण देख लिए हमने, किनका संस्मरण कौन सा है आप याद रखें इनको। आइए आगे इनकी हम जो पुरस्कार देखते हैं महत्वपूर्ण कौन कौन से इनको पुरस्कार मिला है। तो इन्होंने इन्हें जो है हथियारों से उपन्यास के लिए 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? इन्हीं हथियारों से के लिए इनको जो है 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और 2009 में व्यास सम्मान से ही सम्मानित हुए हैं। और 2009 में ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और मैथिली सेन गुप्त पुरस्कार भी इनको मिला है। मध्य प्रदेश का अमरकांत का कीर्ति सम्मान भी इनको मिल चुका है। और यशपाल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तथा इनको लास्ट जो पुरस्कार है वो है जन संस्कृति सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो आपने देखा इनकी जो महत्वपूर्ण जो है हमने सम्मान भी देख लिए। अब आइए इनके बारे में कुछ देखते हैं कि वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को इन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से जो है अभिव्यक्त किया है। और इनकी जो शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को इनकी जो है कहानी की ओर आकर्षित करती है। आगे है कि
आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से इनकी कहानियां जो है वो जीवंतता आती है, मतलब इनकी कहानियों में जीवंतता आती है। और अमरकांत की कहानियों के शिल्प में आप देखेंगे कि पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं किया गया है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। तो इन्होंने जीवन का तो जो है यथार्थ चित्रण हम माने किया है। आइए आगे देखते हैं हम कि अमरकांत की प्रमुख रचनाओं में जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, कहानी संग्रह में देख लिया सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से जो एक उपन्यास है, और आगे है इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर इनको 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अमरकांत के बाल साहित्य में हमने देख लिया। हाँ, अब आगे देखिए अमरकांत की जो बाल साहित्य में लिखा है, इसी पुस्तक के लिए इन्हें इनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। तो जो बाल साहित्य है इनका क्या है, अमरकांत का बाल साहित्य भी लिखा है। इस पुस्तक के लिए इनकी कहानी क्या है, दोपहर का भोजन ली गई है। तो दोपहर का आज जो है भोजन पढ़ना है, जो इनके बाल साहित्य से ली गई एक कहानी है। तो देखिए दोपहर का भोजन हम आपको बता दें, इसमें जो है दोपहर का भोजन, जब दोपहर में क्या है, गांव की बात यहाँ पे की गई है, ग्रामीण जीवन की बात की गई है। और ग्रामीण जीवन में आप देखते होंगे, यदि आपको पता है तो आप जानते होंगे कि दोपहर में क्या है, भोजन वहां पे होता है। तो उस टाइम पे जो माता लोग होती हैं वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को, अपने पति देव को जो पहले खाना खिला देती हैं, उसके बाद जो कुछ बचता है वो फिर बाद में खाती हैं। तो यहाँ पे जो है गरीबी की बात की गई है, मध्यम वर्ग के परिवार की बात की गई है। तो एक गरीब महिला जो है वो क्या करती है, अपने तीनों बच्चों को, अपने पति को खाना खिला देती है, और बाद में उसके पास जो आधी रोटी बचती है वो है स्वयं खाती है। तो यह जो बहुत ही गरीबी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो आइए इसमें कौन कौन से पात्र थे, यहाँ पे जो जो कहानी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको साथ के साथ में बताते जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इस कहानी में आप देखेंगे कि दोपहर का जो भोजन है, दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी, एक इनमें है मुंशी जी ने पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी, एक यहाँ पे सिद्धेश्वरी जो है वो माता है, उसके 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो आपको याद रखना है, सिद्धेश्वरी जो है यहाँ पे वो मेन पात्र है, और मुंशी जी भी यहाँ पे उसके पति हैं। तो सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। मतलब वो क्या करती है कि वो यहाँ पे कहती है कि हमारे पास रोटी, मतलब उसका बच्चा, पहला जो बड़ा बच्चा है रामचंद्र, तो वो है खाने के लिए आता है, तो वो कहती 2 रोटी देती है। उसके बाद कहती है आपको और चाहिए क्या? लेकिन जो है रामचंद्र वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे रोटी की कमी है, तो वो मना कर देता है और 2 रोटी भी अपना काम चलाता है। तो ऐसी इस कहानी में है। आइए आगे पढ़ेंगे। तो हम आपको जो है इसका ट्विस्ट पहले बताते चल रहे हैं, जिससे कि आपको कहानी में जो है बोरियत महसूस ना हो, आप कहानी समझते जाएं। तो क्या है, नहीं देती है, आगे है कि शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से जो कथा को प्रस्तुत करने की कला उत्कृष्ट रूप से इस कहानी को में देखने को जो है मिलती है। आगे देखते हैं। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि कौन सी है, मुख्य पात्र जो है सिद्धेश्वरी है, उसके 3 बच्चे, और जो है मुंशी जी हैं। इसमें 5 लोग जो है मुख्य पात्र हैं। आइए आगे हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे आगे इस कहानी को। तो कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि कहते हैं कि सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगली या जमीन पर चलते चींटी चींटियों को देखने लगी। तो चींटे और चींटियों को क्या करने लगी, वो देखने लगी। आगे कहते हैं कि अचानक उसे मालूम हुआ कि कुछ देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भरकर पानी क्या है गटगट माने चला गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहती वही जमीन पर लेट गई। आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आई और वह बैठ गई, आंखों को मलमलाकर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए उसके 6 वर्षीय लड़की। तो याद रखना है कि उसका जो लड़का है वो कितने वर्ष का है, एक लड़का जो है 6 वर्ष का है, प्रमोद पर जम गई। तो कौन सा लड़का है, 6 वर्ष का। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि सिद्धेश्वरी देवी या मुंशी जी का जो लड़का है वो कितने साल का है, वो यहाँ पे 6 साल का लड़का है, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रमोद। और यह जो प्रमोद है सबसे छोटा लड़का है प्रमोद। तो सबसे छोटा लड़का कितने साल का था, 6 साल का प्रमोद। लड़का नग्न अदंग पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी तकड़ी की तरह सूखे और बेजान थे। उसका पेट
होड्या तरह फूला हुआ था। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है गरीबी का मतलब बताया जा रहा है कि उसका पेट कैसा था, मतलब पेट होड्याया सा था, मतलब वो कैसा था, बिल्कुल बेजान सा था लड़का और बिल्कुल पतला था। आगे कहा गया है उसका मुंह खुला था और उस पर जो है अनगिनत मक्खियां उड़ रही थीं। आगे कहा गया है कि वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया। एक एक आध मिनट सुन्न पड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। बाहर 12 बज चुके थे और धूप अत्यंत तेज थी। अभी अभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाती। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर व्याकुलता फैल गई और उसने आसमान और कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। तो बताया जा रहा है कि वह कहा बाहर बैठी खड़ी रही और वह क्या कहती है, माने बाहर देखती रहती है कि क्या हो रहा है। उसने अपने बच्चे पर जो फटा ब्लाउज उड़ा दिया है, क्योंकि उसको क्या था, क्योंकि उसके ऊपर मक्खियां उड़ रही थी। तो यह नॉर्मली बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन केवल आपका बन सकता है कि उसका छोटा बेटा जो है कितने साल का था, तो वह जो है कितने साल का था, 6 साल का था, फिर वो नाम था उसका। आगे कहा गया है कि एक दो क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़कर गली के छोर की तरह निहारा तो उसने उसका बड़ा लड़का रामचंद्र, तो यहाँ पे सबसे बड़ा लड़का कौन है, रामचंद्र है, तो बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सड़कता नजर आया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे को की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौकी में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहां पीड़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूते पर गैद जमी हुई थी। तो वो थक कर आया कहीं से और वैसा सा बैठ गया। आगे है सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाएं और वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमा बेटे को व्याग्यता से निहारती, मतलब उसको टेढ़े करके पीछे से देखती है। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सिद्धेश्वरी है, सिद्धेश्वरी रामचंद्र को क्या बुलाती है, बड़कू बुलाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिद्धेश्वरी रामचंद्र को क्या कहकर बुला सकती है, तो क्या कहकर बुलाती थी, बड़कू कहकर बुलाती थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एक आपका बन सकता है, या बन सकता है कि बड़े बेटे का नाम क्या है, बड़कू। लेकिन उसे कुछ उत्तर नहीं ना देने पर डर गई, लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। आगे है फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र की आंखें खुली। रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालकर और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। आगे है सिद्धेश्वरी ने रहते रहते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न पूछा, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। मतलब उसने कहा कि मन उसने पहले किसकी तरफ देखा, बाबूजी की तरफ, मन बात की कि उन्होंने खा लिया क्या। आगे है रामचंद्र पीढ़ी पर बैठ गया, उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष। यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रामचंद्र की उम्र जो है कितने साल थी, 21 वर्ष थी। उसका नाम क्या था, रामचंद्र है, वह सबसे बड़ा बेटा है और सिद्धेश्वरी उसको बड़कू कहकर बुलाती है। इतने क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। लंबा दुबला पतला गोरा, बड़ी आंखों तथा होठों पर झुर्रियां, वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पहले साल ही उसने इंटर पास की थी। तो वह क्या काम सीखता था, बड़ा बेटा जो था वह कहा दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में तबीयत से क्या कहता था, प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बड़ा बेटा जो है क्या कहता था, प्रूफ रीडरी का काम जो है कहता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास की थी, तो वह इंटर पास भी हो चुका था। आगे सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा कहने लगी और रामचंद्र ने खाना की ओर देखा और दार्शनिक की भांति देखा। आगे कहा गया है इसमें कि कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की जो है तली तरकारी थी। तो वहां पे क्या क्या रखा था, तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बड़ा बेटा को जो खाना पैसा गया उसमें क्या क्या था, तो उसमें 2 रोटी थी और भर कटोरा पनियाई दाल थी और चने की तली तरकारी थी। तो 3 चीजें जो हैं उसके खाने में रखी गई थी। आगे है रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है, बड़ी कड़ी धूप हो गई है। अब जो मोहन है ये उसका मझला लड़का है। तो आप समझ में आ गया है कि मझला लड़का कौन है, मोहन है। छोटा बच्चा कौन है, प्रमोद है। सबसे बड़ा क्या है, रामचंद्र है। तो ये आपके हो गए। आगे है मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का है, उसकी उम्र 18 वर्ष है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मझला लड़का है, उम्र कितनी है, 18 साल। बड़े लड़के की उम्र क्या है, 21 साल और सबसे छोटे की 6 साल। 3 उसके बच्चे हैं। वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर, मतलब वो 10 में पढ़ रहा है। वह ना मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है।
आगे है किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा। किसी लड़के के यहाँ बैठने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत चौबीसों घंटे कहता रहता है। उसकी तबीयत 24 घंटे कहता पढ़ने में ही लगा रहती है। हमेशा उसी बात हमेशा उसी की बात। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। मतलब वह कहती है, उसकी बात कहती है कि वह यहीं गया होगा, पढ़ता ही रहता है। इस प्रकार से मतलब उसको बढ़ावा देती है अपने बड़े भैया को कि जो छोटा बच्चा है, मतलब तुम्हारा छोटा भैया है, वो इस प्रकार का है। फिर खाने में लग गया। वह चबा रहा था। एक टुकड़ा मुंह में रख कर भरा गिलास पानी पी काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे सिद्धेश्वर भय तथा आतंक से अपने बेटे को एक टक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद कहते हुए पूछा, वहां कुछ हुआ है क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। मतलब दोपहर थी, थोड़ी सी क्या धूप थी और तेज धूप थी, मतलब और थोड़ा सा क्या बादल था वहां पे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़ियां इक्के की आवाज आ रही, मतलब बाहर से सामने जो कुछ निकल रहा होगा, बाहर निकल रहा है तो उसकी आवाज आई थी। और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर्र खर्र शब्द सुनाई दे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो खटोले पर उसका 6 साल का प्रमोद सोया था, उसकी आवाज कैसी आ रही थी? तो खर्र खर्र की आवाज यहाँ पे आ रही थी। आगे है, रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? तो सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। आगे है, रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोली, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा। ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ ना बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। मानो बता रही है वो अपने बड़े लड़के को कि ऐसा था। आगे है, रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करते हुए तेजी से खाने लगी। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उसके उठने पर उपक्रम कहते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और ला दूं क्या? एक रोटी और लाती हूँ। तो मतलब उसने कहा है उससे कि हम एक रोटी और लाते हैं तुम्हारे लिए। रामचंद्र हाथ से मना कहते हुए हड़बड़ा कर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट भरने पहले ही भर चुका है। मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रही थी तो क्या ले नहीं लेता? जो किसने कहा? जी रामचंद्र ने कहा, यदि भूख होती तो हम खाना और नहीं ले लेते रोटी। सिद्धेश्वरी जहां की तहां बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। आगे सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखते हुए टुकड़े को मुंह में एक सरलता से रख लिया, जैसे वह भोजन का ग्रास ना होकर पान का बीरा हो। मतलब उसने कहा कि मतलब ऐसा इस प्रकार से उसने लास्ट का एक टुकड़ा बचा था खाया, जैसे क्या हो, पान का टुकड़ा खा हो खाने के बाद। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु इतना लंबा ना था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। तो यहाँ पे जो है गरीबी की बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि गरीबी में क्या होता है। आगे सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। आगे है, मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो, बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर तरफ देखा और जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी कटोरे की 3/4 दाल और अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं और वह दूसरी ओर देखने लगी। मतलब वो सोच रही है कि हमारी कितनी गरीबी है। आगे थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे
इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझा रहा है। नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूखा नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही हैं। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। आगे उसने कहा, सिद्धेश्वर ने कुछ कहती न बना और उसके कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुरसुरा पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद, उनका नाम क्या है पूरा, उसके पिता का नाम जो है मुंशी चंद्रिका प्रसाद है, जूते को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। आगे है कि सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़ी पर पालथी मारकर बैठे और रोटी के एक-एक ग्राम को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली कर रही है। आगे है कि उनकी उम्र 45 वर्ष। तो यहाँ पे जी क्वेश्चन बन जाता है कि उनकी उम्र जो है, मुंशी जी की उम्र कितनी थी? तो 45 वर्ष मुंशी जी की उम्र थी, लग रही थी, किंतु 50-55 के लग रहे थे। तो उम्र 45 थी, लेकिन लग वो कैसे रहे थे? 50-55 के। शरीर पर चमड़ा शरीर पर चमड़ा डालने लगा था और गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी और गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार-तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर हाथ दाल को थोड़ा सुरखते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी-अभी खाकर काम पर गया है। कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबू जी देवता के समान है। मुंशी जी ने चेहरे पर कुछ चमक आई, शर्माते हुए पूछा, एक क्या कहता है बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। मतलब वो अपने घर की बात जो है बता रही है और घर को क्या संभालती है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वाले में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। आगे कह रही है, मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक में उसे याद करने देता था उसे बर्राक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफी होशियार है, प्रमोद को कम समझती हो। यह कहकर वह अचानक जोर से हंसने पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुके थे। खाने के बाद एक गिलास के युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाइयां होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर्र खर्र खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठे कोई पंडित लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ लें, सभी चीजें ठीक से जान लें, दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करें, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके दिल में ना जाने कैसा उसके मन में जाने कैसा भय समाया हुआ था। आगे है, अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों में मौन व्यवधान रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे जैसे नहीं रहा गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दाने की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चप हो गई और मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उसका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दाने को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उत्साद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने बैठ में कसम धरा दी, खैर कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हड्डिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने
निमटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर क्या है चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरी में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपली में थोड़ी सी चने की तरकाई बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसके पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आप जाने कि आपने देखा कि दो रोटी रामचंद्र ने खाई, दो मोहन ने खाई, दो रोटी किसने खाई, दो रोटी जो है मुंशी जी ने खाई। तो कितनी रोटी हो गई? 6। और एक रोटी बची, माना उनके पास कितनी रोटियां हैं? उनके पास कुल मिला के 7 रोटियां बची। और व्यक्ति कितने हो गए? व्यक्ति हो गए 3 बच्चे और सिद्धेश्वरी और मुंशी, मतलब 5 लोग हो गए, 7 रोटियां उनके पास हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन वहां पे पूछ सकता है। आइए आगे देखते हैं हम। मोटी गद्दी और जली उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारी में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला गिलास मुंह में रखा और तब ना मालूम कहां से उसकी आंखों से टपक कर आंसू चूने लगे। तो यह जो है उनकी दीन दशा के बारे में बताता है कि जो सिद्धेश्वरी है कितने मतलब कितने अच्छे तरीके से घर का मैनेजमेंट करती है। तो आपको जो है पूरी कहानी समझ में आ गई है कि यह कहानी जो है दोपहर के भोजन की है और इसमें जो है मुंशी है वो यहाँ घर के मुखिया है और सिद्धेश्वरी जो है उनकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, किस प्रकार से वो है 7 रोटियों में गुजारा करती है और बच्चों को एहसास भी नहीं होने देती कि यहाँ पे क्या है, रोटियां नहीं है। तो आइए देखते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो यहाँ अपने यहाँ की औरतें होती हैं वो 7 ही रोटी होने पर सबको रोटी खिला देती हैं, बाद में जो कुछ भी बचता है वो स्वयं के लिए रख लेती हैं, चाहे वो एक कौड़ा ही बचा हो उसमें ही काम चलाती हैं। तो ये एक दीन दशा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आइए आगे देखते हैं हम। अब हमारे यहाँ के क्या है क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं। तो आपको पता है जो है अमरकांत जी जो है दोपहर के भोजन की कहानी के लेखक हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा है कि सिद्धेश्वरी के कितने बेटे थे? तो सिद्धेश्वरी के जो है 3 बेटे थे। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आइए अगला हमारा है कि सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो बड़े बेटे का नाम जो था वो रामचंद्र था, आप देख चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिद्धेश्वरी के मझले बेटे का क्या नाम था? तो मझले बेटे का नाम जो था वो मोहन मझले बेटे का नाम था, सबसे छोटे का प्रमोद था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मोहन की उम्र क्या थी? तो मोहन की जो मझला बेटा है उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र जो है 18 साल थी। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है अंत में जब सब खा चुके तब कितनी रोटी बची थी? तब जो है केवल 1 रोटी बची थी। उसके उसने 2 भाग कर लिए थे क्योंकि उसको पता था कि मोहन ने वह रोटी नहीं खाई है। दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र जो है मुंशी जी हैं। और अगला हम देखते हैं कि अंत में सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना नहीं खाया था? तो उसका जो है सबसे छोटा बेटा प्रमोद बचा था जिसने खाना नहीं खाया था। आइए अगला 9वां हमारा है कि अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो अमरकांत को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे सबसे शुरू में आप देखें तो आपने देखा था कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो यहाँ पे आप देख भी चुके हैं, हम आपको एक बार बता देते हैं कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार देखो जी है यहाँ पे कि इन्होंने इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2009 में व्यास सम्मान से, 2009 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको जो है मिला है। तो कब मिला है? 2007 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसका आंसर क्या है? बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 10वां लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा? तो क्या मांगा था? गुड़ और गुड़ का ठंडा रस, 1 कटोरा पनीर दाल या चने की तरकारी में। तो पता है आपको कि जब उन्होंने अपना कॉल रखवा दिया था, मतलब अपने बच्चे का कॉल रखवा दिया था, तो उसने क्या कहा था? उन्हें कहा था कि गुड़ और गुड़ का ठंडा ले आओ जिससे हमारा हाजमा सही हो जाएगा, मतलब स्वाद बदल जाएगा। तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने ये पाठ है जो पूरा खत्म कर लिया है। तो आप हमारे साथ बने रहें इसी प्रकार से। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से कोई नया पाठ आपके लिए लेकर आएंगे। आज के इस पाठ के लिए इतना ही।